तो चैप्टर का नाम है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है? देखो, जब बाहर के लोग आकर अपना काम, दो तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर सकते हैं। या तो यहाँ के किसी कम जैसे इसका दो तरीका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का। या तो किसी इंडियन कंपनी में बाहर का कोई आदमी आकर, फॉरेन का इन्वेस्टर आकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर दे, या फिर यहाँ पर आकर अपना बिजनेस ओपन कर दे। तो दो चीज होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ किसी इंडियन कंपनी में आकर इन्वेस्टमेंट कर दो, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके बिजनेस खोल दो। जैसे यहाँ पे आके केएफसी खुला है, बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स हैं यहाँ पर, मैकडी है, डोमिनोज है। तो बेसिकली ये सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो ये चैप्टर जो है हम लोग का 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस चैप्टर को 5 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4 हम लोगों का ए है, और पार्ट 4 फिर एक बी है, और फिर पार्ट 5 है। हम लोग सुने हैं कि 1991 तक हम लोगों का इंडिया में लिबरलाइजेशन नहीं आया था। मतलब लिबरलाइजेशन, हम लोग एक वर्ड सुनते हैं एलपीजी। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, पी फॉर होता है प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। तो बेसिकली जब तक ये लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है वी आर फ्री टू डू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब हम लोग फॉरेन का बिजनेस भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ से वहां सामान बेच भी सकते हैं, वहां का सामान यहाँ पे हम लोग खरीद भी सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं लिबरलाइजेशन। तो ये एलपीजी जो था वो आया था 1991 में। प्राइवेटाइजेशन का मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल बता देते हैं। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर्स खुलने का परमिशन मिल गया था 1991 तक। जितना भी कुछ था इंडिया में, वो सभी कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स था। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी खोलने का परमिशन नहीं था, सिर्फ एसबीआई बैंक अलाउड था, जितने भी पीएनबी अलाउड था, जो भी गवर्नमेंट बैंक्स है, गवर्नमेंट कंपनी है। जैसे सिर्फ इंश्योरेंस में सिर्फ एलआईसी था, और किसी को आने नहीं मिलता था। पर 1991 के बाद प्राइवेटाइजेशन हो गया, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स भी अब आ सकते हैं। उसमें प्राइवेट बैंक्स खुले, प्राइवेट कंपनीज खुले, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज खुला। ये सब हुआ 1991 के बाद। ग्लोबलाइजेशन होता है, अब हम लोग जो भी काम करेंगे वो ग्लोबल लेवल पे कर सकते हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड हम लोग सब कुछ को कवर कर सकते हैं। तो जब तक 1991 के पहले, मतलब बिफोर 1991, हम लोगों के इकोनॉमी को हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी कहते थे। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब जिसमें सिर्फ इंडिया के अंदर ही बिजनेस करना अलाउड था। 1991 से हम लोग का इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी बन गया। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पे हम लोग इंडिया के बाहर जाकर भी अब काम कर सकते हैं। तो ये लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन मिलाकर क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन प्रोग्राम डेवलप हुआ क्या एक्चुअली? जो प्राइवेट कंपनीज थे जो प्राइवेट कंपनीज थे वो लिबरल हो, मतलब एक तो प्राइवेट कंपनी को आने मिल गया, प्लस लिबरलाइजेशन भी मिल गया, मतलब अब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा हो गया। तो डेफिनेटली इंडिया में क्या होने लगा? देखो, इंडिया में ना दो तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ लोग डेट में इन्वेस्ट करते हैं। हम लोगों का दो तरीके का इन्वेस्टमेंट है। एक है हम लोग का इक्विटी, एक है हम लोगों का डेट। तो अभी लोग क्या करने लगे, जब कोई इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर कोई हम लोगों का शेयर्स को खरीद लेता है, इंडियन कंपनी के शेयर को, तो हम लोग उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है। और अगर कोई डेट डेट में इन्वेस्ट करता है तो हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनीज बोरोइंग।
हम लोगों ने बाहर की कंपनी से बोरो किया है। देखो, डेट इशू किया है हम लोगों ने, तो उससे क्या होगा? अगर हम लोगों ने इक्विटी इशू किया है, मतलब हम लोगों ने शेयर इशू किया है। शेयर इशू किसको किया है? बाहर के लोगों को। तो वो लोग हम लोग का शेयर खरीद रहे हैं, तो हम लोगों की कंपनी में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाहर का लोग डायरेक्टली हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। और अगर हम लोग डेट दे रहे हैं, डेट एक तरीके का लोन होता है। अगर हम लोग डेट इशू कर रहे हैं, मतलब डिबेंचर इशू कर रहे हैं, अगर हम लोग डिबेंचर दे रहे हैं, तो बाहर के लोग हमारे कंपनी में, मतलब हमारी कंपनी को लोन दे रहे हैं। हम लोग बाहर की कंपनी से बोरो कर रहे हैं, बाहर के लोगों से लोन ले रहे हैं। तो इस अब अगर इसका कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं रहेगा, तो जिसको जो मन करेगा वो करेगा। तो इस चीज को पूरा अरेंज करने के लिए फेमा आया। फेमा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्टिविटी। फेमा आकर क्या किया, एक्टिविटी या एक्ट जो भी बोल ले, फेमा आकर क्या किया, पहले ये निकला, उसके बाद इस ये सब काम आता है एक्चुअली फेमा के अंदर, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्टिविटी के अंदर। क्योंकि एक्सचेंज मतलब अगर बाहर के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर सिर्फ इंडियन रुपी में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, डॉलर पाउंड सब कुछ इन्वॉल्व हो जा रहा है, यूरो आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो उसके लिए डेफिनेटली कुछ एक्सचेंज बनाना पड़ेगा। तो एक एक्सचेंज मतलब जहां पे हम लोग करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, डॉलर से आईएनआर में, पाउंड में, जहां पे हम ये कर सकते हैं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्टिविटी होने लग गया। तो इस एक्टिविटी को संभालने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बना 1999। डेफिनेटली ये आया 1991 में, तो ये सब शुरू हुआ, उसके बाद इसका जरूरत पड़ा। तो हम लोग 1999 में एक ये बना दिए। इसके साथ हम लोग बहुत सारा अलग से रूल्स और रेगुलेशंस भी लाए, जो फेमा में नहीं लिखा गया था, बाद में अलग से रूल्स और रेगुलेशंस को भी लाया गया। इसके बाद क्या हुआ, देखो, सारी चीजों में ना फॉरेन को घुसने नहीं दिया जाता है इंडिया में, क्योंकि अगर सभी कुछ में वो लोग घुस जाएगा, सभी चीज में हम लोगों के आ जाएगा, तो फिर वो लोग पूरे इंडिया को कैप्चर कर लेगा। फिर वही होगा, इंडिया में सारा कुछ फॉरेनर्स का है। तो कुछ सेक्टर्स को परमिट किया गया कि तुम लोग एफडीआई ला सकते हो, मतलब किसी किसी चीज में ही एफडीआई को लाने का परमिशन मिला। तो कुछ परमिटेड सेक्टर्स का लिस्ट था, कुछ परमिटेड सेक्टर्स का लिस्ट था। इस सेक्टर्स में क्या था? सेक्टर्स इन विच एफडीआई इज अलाउड। कुछ सेक्टर्स ही था जिसमें एफडीआई को आने मिला, क्योंकि सारे सेक्टर्स में इसे घुसने नहीं दिया गया। तो किस किस सेक्टर्स में ये घुस सकता है, उसका एक लिस्ट दिया गया। और कुछ बना प्रोहिबिटेड सेक्टर। प्रोहिबिटेड सेक्टर मतलब इसमें वो लोग कभी नहीं घुस सकता। सेक्टर्स इन विच एफडीआई इज नॉट अलाउड। तो बोला गया तुम लोग इस सेक्टर्स में घुस सकते हो, इस सेक्टर्स में तुम लोग नहीं घुस सकते हो, मतलब फॉरेन के लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब और एक चीज क्या बोला गया, इन्वेस्ट करने का बेसिकली दो रूट है। दो रूट है, एक अप्रूव्ड रूट है, मतलब रूट मतलब रास्ता, दो तरीके से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक अप्रूव्ड रूट है, एक ऑटोमेटिक रूट है। एक अप्रूव्ड रूट है, एक ऑटोमेटिक रूट है। अप्रूव्ड रूट किसको कहते हैं? अप्रूव्ड ऑफ अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज रिक्वायर्ड बिफोर मेकिंग फॉरेन, एक सेकंड। तो बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग पढ़े 1991 के पहले इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी था, जहां पर बाहर की कंपनीज के साथ, बाहर देश के साथ हम लोगों को कुछ भी बिजनेस करना या इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं था। 1991 में एलपीजी आया, जिसमें लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन दोनों आया। उससे हमारा इकोनॉमी एक ओपन इकोनॉमी बन गया।
ओपन इकोनॉमी में मतलब होता है अब हम लोग बाहर के कंट्रीज के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम लोग को जो करना है हम लोग कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर बताया गया कि इन्वेस्टमेंट एक्चुअली दो तरीके का हो सकता है, एक इक्विटी का, एक डेट का। इक्विटी का, जब कोई इक्विटी में इन्वेस्ट कर देता है हमारे कंपनीज का, कि इंडियन कंपनीज का, के शेयर्स खरीद लेता है, तो हम लोग कहते हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फॉरेन का लोग डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। और जब कोई डेट में इन्वेस्ट करता है तो हम लोग बोलते हैं हम लोग बाहर के देश से लोन ले रहे हैं, बाहर के कंट्री से हम लोग लोन ले रहे हैं, वो एक्सटर्नल बोरोइंग हो गया। एक्सटर्नल मतलब बाहर का, फॉरेन बोरोइंग्स हो गया। उसके बाद ये सारा चीजों का मैनेजमेंट में डेफिनेटली फेमा आता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्टिविटी। एक्सचेंज के एक मैनेजमेंट का एक्टिविटी हुआ, जिसके लिए प्रॉपर फिर देखा गया, एक्ट बना दिया गया। जब बहुत काम फेमा का बढ़ गया तो फेमा का फिर एक एक्ट बना दिया गया, फेमा 1999। उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन देना भूल गए थे, तो बाद में जब और रूल्स एंड रेगुलेशंस का जरूरत पड़ा तो हम लोग उसी फेमा एक्ट में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को एड ऑन कर दिए। अब क्या हुआ, दो सेक्टर्स है, एक परमिटेड सेक्टर्स, एक प्रोहिबिटेड सेक्टर्स है। एफडीआई को कुछ कुछ सेक्टर्स में परमिट किया गया कि ठीक है तुम लोग ये सेक्टर में घुस सकते हो, फिर फूड सेक्टर में घुस सकते हो, इंश्योरेंस सेक्टर में घुस सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में घुस सकते हो। ऐसा एक लंबा चौड़ा लिस्ट दिया गया कि तुम लोग ये सारे सेक्टर्स में घुस सकते हो। पर कुछ सेक्टर्स को प्रोहिबिट कर दिया गया, मतलब तुम लोग ये सारे सेक्टर्स में नहीं घुस सकते हो, ऐसा करके वहां पे बाउंड्री दे दिया गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अब दो तरीके का होता है, एक अप्रूव्ड रूट, एक ऑटोमेटिक रूट। रूट इन्वेस्टमेंट का दो रूट है। अप्रूव्ड रूट होता है अगर तुम लोग को इस सेक्टर में घुसना है तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन लेकर आना होगा, फिर ही तुम लोग एफडीआई कर सकते हो या फिर रिसीव कर सकते हो। मतलब बाहर की कंपनी में हम लोग को भी इन्वेस्ट करना है या उन लोग से हम लोग के अपने कंपनी में इन्वेस्ट कराना है, जो भी कराना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन लगेगा। पर ऑटोमेटिक रूट में किसी का परमिशन का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम लोग एक वर्ड सुनेंगे, सेक्टोरल गैप। सेक्टोरल गैप का मतलब होता है कि मैक्सिमम कितना एक पर्टिकुलर सेक्टर में अलाउड है इन्वेस्ट करना। जैसे कि हम लोग अभी पीछे पढ़े कि हर सेक्टर में इन्वेस्ट करने का एक सेक्टर का चार्ट बना हुआ है कि ये प्रोहिबिटेड सेक्टर है, ये परमिटेड सेक्टर है। परमिटेड सेक्टर में है कि हम लोग इंश्योरेंस कंपनी में एफडीआई ले सकते हैं, बाहर के लोग हमारे इंडिया के इंश्योरेंस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अब है कि कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि इंश्योरेंस कंपनी में बाहर क्या देश कितना इन्वेस्ट कर सकता है। रियल रियल डेटा है ये, 49%। इंश्योरेंस कंपनी में से 49% ही एफडीआई हो सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी का सेक्टोरल गैप कितना है, 49%। सेक्टोरल गैप मतलब मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट अलाउड है करना, उसको सेक्टोरल गैप कहते हैं। तो अब दूसरा टॉपिक है बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंडिया में इन्वेस्ट करने का दो तरीका है। देखो, इक्विटी और डेट था, दो चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रूट था, ऑटोमेटिक रूट है और अप्रूव्ड रूट है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं, दो तरीके से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेसिस है ये। रिपैट्रिएशन बेसिस, नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस। पैट्रिएशन बेसिस में क्या होता है, इंडिया में अगर बाहर के लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो बाद में वो इंडिया उस पैसे को वो इंडिया के बाहर अपना देश ले जा सकता है। जैसे अगर यूएस के लोगों ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है तो बाद में उस पैसे को उसको जब मन करे वो अपना पैसा बैक टू यूएस ले जा सकता है। पर नॉन पैट्रिएशन बेसिस में वो एक बार अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया तो फिर उस पैसे को वो यूएस लेके नहीं जा सकता है, उसको जो करना है उस पैसे से इंडिया में ही करना होगा, पर उस पैसे को वो इंडिया के बाहर फिर नहीं ले जा सकता है। अगर लेके जाना है तो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, पर बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी परमिशन के वो उस पैसे को और बाहर नहीं ले जा सकता, इसलिए नॉन पैट्रिएशन। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि रेमिटेंस का मतलब क्या होता है। रेमिटेंस वर्ड का मतलब ही होता है ट्रांसफर। तो बेसिकली जब भी ये सब वर्ड हम लोग कब सुनते हैं, जब एफडीआई इन्वॉल्व होता है। एफडीआई का जब हम लोग बात करते हैं, देखो बेसिकली ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, अभी हम लोग एफडीआई पढ़ रहे हैं, मतलब सिर्फ इक्विटी का इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं। डेट हम लोग बोरोइंग्स के ऊपर नहीं पढ़ रहे, हम लोग एफडीआई पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट को पढ़ रहे हैं।
तो जब भी एफडीआई इन्वॉल्व रहता है, मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व रहता है, तो डेफिनेटली फॉरेन एक्सचेंज का बात उठेगा कि डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करना है, आईएनआर को डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो डेफिनेटली इसका बात होगा, क्योंकि अगर बाहर के लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं तो एक से ज्यादा करेंसी में काम होगा। तो ये करेंसी कन्वर्ट करके हमें कौन देगा? वो तो डॉलर लेके आएगा, मेरे हाथ में तो आईएनआर होगा। अगर वो मेरे को डॉलर में पेमेंट कर देगा तो हम डॉलर हाथ में रख के क्या करेंगे? इंडिया में तो डॉलर से हम कुछ परचेज सेल कर नहीं सकते, तो हम उस डॉलर का क्या करेंगे? तो हम ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक में जाएंगे। ये क्या बैंक है? ऐसा कोई नाम का अलग से बैंक है? नहीं, ऐसा कोई बैंक नहीं है। ये नॉर्मल बैंक ही है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। पर जिस बैंक को ये कन्वर्ट करने का राइट मिला है, मतलब जो बैंक ये एक्सचेंज को कन्वर्ट कर सकता है, तुम डॉलर लेके जाओ तो आईएनआर दे देगा, आईएनआर लेके जाओ तो डॉलर दे देगा। काम जो बैंक करता है, उस बैंक को हम लोग ऑथोराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक कहते हैं, शॉर्ट में एडी कैटेगरी 1 कहते हैं। तो एडी कैटेगरी 1 क्या है? ये एक बैंक ही है, नॉर्मल बैंक ही है, पर ये इसका ड्यूटी है कि ये कोई भी करेंसी को कन्वर्ट कर सकता है, कोई भी एक्सचेंज कर सकता है। तो ये एक बात है। एडी कैटेगरी 1 का कभी मतलब पूछे तो हम लोग यही लिखेंगे कि ये एक नॉर्मल बैंक है, जो कन्वर्ट करता है करेंसी को, डॉलर से आईएनआर, आईएनआर से डॉलर, कोई भी करेंसी को कन्वर्ट करता है। अब दूसरा वर्ड आता है कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? देखो, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट हम लोग किसमें किसमें किसका बात करें? एफडीआई का बात करें। एफडीआई का मतलब क्या है? इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे कैपिटल इंस्ट्रूमेंट का मतलब तीन चीज है। एक, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना। दूसरा, एक ऐसे डिबेंचर में कन्वर्ट करना जो कन्वर्टिबल डिबेंचर है, मतलब अभी वो डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहा है, बट कल को उसमें लिखा रहता है कि 2 इयर्स के बाद, 5 इयर्स के बाद ये इक्विटी शेयर बन जाएगा। मतलब अभी ये डिबेंचर है, पर 5 साल के बाद ये इक्विटी शेयर बन जाएगा, 7 साल के बाद इक्विटी शेयर बन जाएगा। तो एक्चुअली तुम इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके के डिबेंचर में इन्वेस्ट करना, कंपल्सरीली एंड फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर में इन्वेस्ट करना कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के ही अंदर आता है। या फिर एक ऐसा, ये कन्वर्टिबल होगा, हम लोग एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, जो अगेन कुछ टाइम के बाद इक्विटी शेयर बन जाएगा। तो घूम फिर के हम इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तीन चीज में इन्वेस्ट करना इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैपिटल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो ये तीन हम लोगों का कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है। अब एक न्यू वर्ड है हम लोगों का, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, जिसको हम लोग शॉर्ट में एफसीसीबी बोलेंगे। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, ये सब एग्जाम में पूछता है। सोचो एक इंडियन पार्टी है, मतलब हम लोग हैं, इंडियन है, और एक फॉरेन का आदमी है। इंडिया के लोगों को लोन चाहिए, मतलब मुझे तुम्हें लोन चाहिए। तो हम लोग किससे लोन लेने जा रहे हैं? एक फॉरेन के आदमी से लोन लेने जा रहे हैं। तो हम लोग लोन लिए हैं, लोन टेकन किए। अब इसका एक रूल है, जब हम लोग फॉरेन पार्टी से लोन लेंगे ना, तो वहीं के करेंसी में लोन लेंगे, मतलब डॉलर में ही लोन लेना पड़ेगा, आईएनआर नहीं। वो कन्वर्ट करके मेरे को आईएनआर नहीं देगा, हम उससे डॉलर लेंगे और अपना इंडिया में कन्वर्ट करेंगे। हमको डॉलर देगा वो लोन में, जो डॉलर मतलब कोई भी फॉरेन करेंसी, वो मेरे को फॉरेन करेंसी देगा। और जब हम उसको रीपे करेंगे वो लोन, तो भी हमको फॉरेन करेंसी में ही करना होगा। और अब लोन है तो हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट भी जो हम देंगे वो हम फॉरेन करेंसी में ही देंगे। मतलब ये पूरा ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। इंडियन पार्टी को हम लोग बोरोअर बोलेंगे और फॉरेन पार्टी को हम लोग बॉन्ड होल्डर बोलेंगे। क्यों? जब फॉरेन पार्टी का आदमी हम लोगों को लोन दिया, तो बदले में हम लोग भी तो उसको कुछ देंगे। तो हम लोग उसको क्या दे दिए? एफसीसी बी दे दिए। वो लोग से हम लोग लोन लिए, डॉलर लिए, और वो लोग को बदले में हम लोग एफसीसी बी दे दिए। तो बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड कौन होल्ड करके रखा है, किसके पास है? इसके पास है, तो इसको बॉन्ड होल्डर बोलते हैं। और हम लोग बोरोअर है, हम लोगों ने बोरो किया है। अभी बॉन्ड होल्डर के पास दो ऑप्शन होता है, बॉन्ड होल्डर मतलब फॉरेन पार्टी के पास दो ऑप्शन होता है, टू ऑप्शन। एक ऑप्शन 1 है और एक ऑप्शन 2 है। उसके पास दो ऑप्शन है।
वो दो चीज कर सकता है, टू टेक रीपेमेंट ऑफ लोन, या तो वो अपना लोन का पैसा वापस ले ले, बोले हम तुमको इतना लोन दिए थे, तुम मेरे को इतना पे ऑफ कर दो, डॉलर देके डॉलर ही वापस ले लिया। दूसरा ऑप्शन है, बोला तुम एक काम करो, मेरे को डॉलर वापस मत करो, तुम मेरे को अपने कंपनी का शेयर्स दे दो। तो टू रिसीव शेयर्स ऑफ कंपनीज इन प्लेस ऑफ डॉलर, वो डॉलर नहीं लेकर बोल रहा है तुम एक काम करो, मेरे को डॉलर वापस मत करो, जितना तुम मेरे को रिपे करने वाले हो ना, उसकी जगह तुम मेरे को अपने कंपनी का बॉन्ड दे, शेयर्स दे दो। इसलिए इसका नाम है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। फॉरेन करेंसी को उसने बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ही वो हम लोग की कंपनी का शेयर्स खरीद लिया, हिसाब से क्या हुआ, हम लोग की इंडियन कंपनी का शेयर्स है फॉरेन के आदमी के पास, तो इसको हम लोग एफडीआई बोल देंगे।